सोनिए, तीन भाइयों की कहानी जब अमानत पर साया पड़ा तो खून का रिश्ता भी हिचकिचा गया। अब एक सच सब कुछ मिटा देगा। कौन है झूठ के पर्दे के पीछे? बच्चों, मेरी बात गौर से सुनो। मैंने अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की और अल्लाह के फजल से कामयाब भी रहा। अब मेरी जायदाद में तुम तीनों का बराबर का हक है। मैंने 3 निहायत कीमती हीरे खरीदे थे जिनकी कीमत हमारी पूरी जायदाद से भी ज्यादा है। हमारे पास जो कुछ भी है वो एक तरफ और ये तीनों हीरे दूसरी तरफ। तुम तीनों भाइयों में से हर एक हीरा अपने पास रख लेना, ठीक है? हसन ने पूछा, अब्बा वो हीरे कहाँ हैं? अब्बा ने कहा, बेटा वो हीरे अलमारी के अंदर एक डिब्बे में रखे हुए हैं। फिर अब्बा ने नसीहत की, एक बात हमेशा याद रखना, इन हीरे को सिर्फ उसी वक्त इस्तेमाल करना जब जिंदगी में कोई बड़ी जरूरत पेश आए। इसके अलावा इस बात को भूल जाना और आपस में मोहब्बत से, इत्तेफाक से आम जिंदगी गुजारना। याद रखना, लालच कभी मत करना मेरे बच्चों, हरगिज नहीं। ये कहकर अब्बा ने कलमा तैयबा पढ़ा और जान खाली कहकीकी के सुपर्द कर दी। कुछ दिन बाद हसन बोला, मेरा ख्याल है हमें सबको मिलकर अब्बा का कारोबार आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने वो तीनों हीरे उसी अलमारी में छिपा कर रख दिए हैं। अगर कभी हमें उनकी जरूरत पड़ी तो हम उनका इस्तेमाल करेंगे। तुम दोनों को इससे कोई ऐतराज तो नहीं? नवाज बोला, नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। जो आप कहेंगे वही होगा। तीनों भाई मिलकर अपने वालिद का कारोबार आगे बढ़ाने लगे और खुशी व सुकून से रहने लगे। एक दिन शहबाज परेशान हाल चेहरे के साथ घर आया। उसे फिक्रमंद देखकर हसन ने पूछा, क्या हुआ भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो? शहबाज ने कहा, मसला आ गया है भाई, हमारा माल ले जाने वाला जहाज समंदर में डूब गया है। हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगर हमें नया माल खरीदना है तो काफी रकम की जरूरत होगी। नवाज ने कहा, परेशान क्यों होते हो भाई, ऐसी मुश्किल के लिए ही तो अब्बा ने हमें हीरे दिए थे। हम उन्हें सरमाए के तौर पर इस्तेमाल कर लेंगे। हसन ने कहा, हां तुम दोनों ठीक कह रहे हो, ठहरो मैं अभी वो हीरे लेकर आता हूं। यह कहकर वो अलमारी के पास गया और हीरे वाला डिब्बा निकाल लिया। वो डिब्बा ले आया और फिर उसे अपने भाइयों के सामने खोला, मगर डिब्बे में सिर्फ 2 ही हीरे थे। ये देखकर वो सब हैरान रह गए। हम तीनों के अलावा किसी को भी हीरे के बारे में मालूम नहीं था। नवाज ने कहा, भैया क्या आप हम दोनों पर शक कर रहे हैं? हसन ने जवाब दिया, समझ नहीं आ रहा कि हमसे कहां कोताही हुई है। चोर हम तीनों में से कोई एक है, मगर हम एक दूसरे पर इल्जाम नहीं लगा सकते। फिर नवाज ने कहा, लेकिन हां, इस मसले के हल के लिए मेरे पास एक तरीका है। हसन ने पूछा, कैसा तरीका है भाई? नवाज ने कहा, सुनो, हम सब में से जिसने भी हीरा लिया है मुमकिन है वो अभी तस्लीम न करे, मगर एक दिन का वक्त लेते हैं। जिसने भी हीरा लिया है वो कल सुबह तक उसे उसी डिब्बे में वापस रख दे। शहबाज ने कहा, ठीक है, मगर अगर हीरा हम तीनों में से किसी ने नहीं लिया होगा तो हम सब क्या करेंगे? नवाज ने कहा, अगर ऐसा हुआ तो हम बादशाह के पास जाएंगे। हसन ने कहा, तो फिर हम कल का इंतजार करेंगे। अगर हीरा नहीं मिला तो हम सब बादशाह के दरबार जाएंगे। और सब ने कहा, ठीक है। फिर नवाज ने कहा, तुम सब जाकर सो जाओ। तीनों भाइयों को उम्मीद थी कि तीसरा हीरा जरूर मिल जाएगा, लिहाजा वो उसी उम्मीद के साथ सो गए। अगले दिन हसन ने जाकर डिब्बा खोला, मगर उस डिब्बे में फिर भी सिर्फ 2 ही हीरे मिले। ये देखकर सब ने महसूस किया कि मुलजिम अपने जुर्म का इकरार करने से कतराता रह रहा है। शहबाज ने कहा, अब हम क्या करें? नवाज बोला, अब हम बादशाह के पास जाएंगे और उन्हें अपनी सूरत-ए-हाल बताएंगे। हसन ने कहा, ठीक है भाइयों, तो चले बादशाह के पास। तीनों भाई एक दूसरे पर शक करते थे, मगर उन्होंने अपने शक का इजहार एक दूसरे के सामने नहीं किया। वो बादशाह के दरबार की तरफ निकल पड़े और बादशाह के सामने सर झुकाकर अपनी हीरे गायब होने की मसले रख दी। बादशाह उनसे कहा, मैं आपकी बात समझ गया। आप तीनों सच्चे भाई हैं और आप तीनों के अलावा और कोई नहीं रहता। ये एक बड़ी मुश्किल सूरत-ए-हाल है। मुझे तफ्तीश के लिए कुछ वक्त चाहिए। जब मुझे मुलजिम मिल जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तब तक इंतजार कीजिए, मैं जल्द फैसला सुनाऊंगा। शुक्रिया बादशाह साहिब,
हम आपके पैगाम का इंतजार करेंगे। और वो तीनों दरबार से चलते बने। बादशाह के वजीर के जहन में इस मसले का एक हल आया। मेहरबान हुजूर, मुझे मालूम है आप सोच रहे होंगे कि इन तीनों में से मुजरिम कौन है। मेरे नजदीक तो तीनों ही बेकसूर मालूम होते हैं। सवाल यह है कि आखिर चोर कौन हो सकता है? क्या उनके घर में कोई बाहर से दाखिल हुआ होगा? वजीर ने खड़े होकर अर्ज किया, इजाजत दीजिए बादशाह सलामत, मैं अभी उनके घर जाता हूं। वजीर साहिब तीनों भाइयों से मिलने उनके घर पहुंच गए। वजीर को घर में देखकर वो तीनों चौंक उठे, मगर अपने हैरत का इजहार छिपाते हुए और खुद को संभालते हुए उन्होंने वजीर साहिब का इस्तकबाल किया। कुछ देर बाद सबसे बड़े भाई हसन ने वजीर से पूछा, वजीर साहिब, आप यहां अचानक आने की क्या वजह है? वजीर बोला, बादशाह की हिदायत पर मैं आप तीनों से पूछताछ के लिए आया हूं, मगर इस वक्त मुझे सख्त भूख लगी है। क्या आप लोग मेरे लिए खाने का इंतजाम कर सकते हैं? हसन ने कहा, बिल्कुल जनाब, आप आराम करें, हम फौरन खाने का बंदोबस्त करते हैं। लजीज खाने का इंतजाम किया गया और वजीर साहिब ने खूब जायका चखा। इसके बाद तीनों भाई बेसब्री से सोचने लगे कि वजीर साहिब क्या कहेंगे। वजीर ने खाने के लिए शुक्रिया अदा किया और कहा, इससे पहले कि मैं अपनी तफ्तीश शुरू करूं, मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूं। गौर से सुने। जब वजीर साहिब ने ऐलान किया कि वो उन्हें एक कहानी सुनाएंगे तो तीनों भाई बड़े हैरान रह गए। उन्हें वजीर के इरादे समझ नहीं आए, क्योंकि वो यहां मसले की तफ्तीश के लिए आए थे और अब वो कहानी सुनाने की बात कर रहे थे। और फिर तीनों भाई निहायत गौर से कहानी सुनने लगे और वजीर साहब ने कहानी सुनाना शुरू की। एक जमाने की बात है, एक बादशाह था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम नायका था। वो एक आलिम दीन उस्ताद से तालीम हासिल कर रही थी। अब वो शादी के काबिल हो चुकी थी, इसलिए उसके वालिद ने उसे दरसगाह भेजना बंद कर दिया। एक दिन नायका अपने उस्ताद को अपनी शादी की खबर देने के लिए उनसे मिलने गई और अदब से सलाम करके बोली, अस्सलाम उलेकुम उस्ताद मोहतरम, आपने इतने बरसों तक मुझे जो इल्म अता किया, मैं उसके लिए आपकी बेहद शुक्रगुजार हूं। इस संदूक में कुछ कपड़े और चंद कीमती चीजें हैं, उन्हें आप मेरी तरफ से नजराना के तौर पर कबूल फरमा लीजिए और आने वाले वक्त के लिए मुझे दुआए खैर दीजिए। उस्ताद ने मुस्कुराकर कहा, नायका, इन सब तोहफों को वापस ले जाओ, मैं ये कबूल नहीं कर सकता। हां, मगर मेरी एक ख्वाहिश है, अगर तुम वो पूरी कर सको तो मैं उसे तुम्हारी नजराना समझूंगा। नायका ने मोअद्दब लहजे में कहा, उस्ताद मोहतरम, आपकी ख्वाहिश पूरी करना मेरे लिए सबसे बड़ी सादत होगी। फरमाइए, मैं आपकी ख्वाहिश कैसे पूरी कर सकती हूं? उस्ताद ने कहा, जब तुम्हारी शादी हो जाए तो उसी रात तुम अपने जेवरात और शादी के लिबास में तने तनहा मेरे मदरसे में आओ। बताओ, क्या तुम ये कर सकोगी? नायका अपने उस्ताद की बात सुनकर हैरान रह गई, मगर चूंकि उसने वादा किया था इसलिए उसने सर झुकाकर कहा, उस्ताद मोहतरम, मैं आपकी बात सुनकर कुछ उलझन में जरूर हूं, मगर अपने वादे पर कायम रहूंगी। आप जो हुक्म देंगे मैं वही करूंगी। अब इजाजत दीजिए। उस्ताद ने कहा, ठीक है नायका, अब तुम जा सकती हो। नायका ने अपने उस्ताद से रुखसत ली और कुछ महीनों बाद उसकी शादी दूसरी सल्तनत के बादशाह से हो गई। शादी की रात नायका ने अपने शौहर को अपने उस्ताद की ख्वाहिश के बारे में बताया। उसकी बातें सुनकर शौहर ने कहा, नायका, उस्ताद इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के वली होते हैं। मुझे यकीन है कि उनकी इस ख्वाहिश के पीछे कोई न कोई नेकी या राज जरूर होगा। तुम जरूर जाओ और उनसे मिलो। नायका ने मुस्कुराकर कहा, मैं बाकी खुशनसीब हूं कि मुझे आप जैसे शौहर मिले जो बगैर कुछ सोचे समझे, बिला किसी शक व शुबह के मुझे उस्ताद मोहतरम से मिलने की इजाजत दे रहे हैं। मैं जाकर अपने उस्ताद से मैं जरूर मिलूंगी और मैं अपने दिए हुए वादे को पूरा करूंगी। यही आपकी शुक्रगुजारी है, नायका ने कहा। नायका ने खुद को जेवरात से सजा लिया और अपने शौहर की इजाजत लेकर अपने उस्ताद से मिलने रवाना हो गई। रस्ते में ही उसका सामना एक डाकू से हुआ। उस चोर ने कहा, तू कौन है और इतनी रात को ये सुनहरी सजधज के कहा जा रही है? आहा, बड़ी बहादुर मालूम होती है तुम तो, मगर तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूं। मैं चोर हूं। अपने सारे जेवरात मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारा पलट जाना मुश्किल हो जाएगा।
चोर ने जब नायिका को धमकी दी तो नायिका ने जवाब दिया, सुनो, मैं तुम्हें मेरे सारे जेवरात दे दूंगी, मगर अभी मुझे अपने उस्ताद की ख्वाहिश पूरी करने जाना है। पहले मुझे वो काम पूरा करने दो, फिर तुम मेरे जेवरात ले लेना। अभी मुझे जाने दो, वरना मेरा दिया हुआ वादा अधूरा रह जाएगा। नायिका ने चोर को सारी बात बता दी और उससे इजाजत मांगी। चोर इस पर हैरान रह गया कि ये लड़की यहां तन्हा आकर इतनी हिम्मत दिखा रही है। उसने नायिका की सादगी देखकर कहा, अच्छा अच्छा, देखो, मैं तुम्हारी बात पर पूरा भरोसा नहीं करता, मगर तुम भोली भाली मालूम होती हो, तो ठीक है, जा सकती हो। मगर एक बात याद रखना, तुम्हें वापस आना होगा, नहीं तो मैं जाकर तुम्हारे उस्ताद को भी मार डालूंगा, समझी? नायिका ने जवाब दिया, हां, मैं आपको ऐसा मौका नहीं दूंगी, मैं जरूर वापस आऊंगी, आप यही मेरे इंतजार कीजिए। नायिका अपने उस्ताद के पास पहुंची। उस्ताद ने नायिका को देखकर बहुत खुशी का इजहार किया, क्योंकि नायिका ने अपना दिया हुआ वादा पूरा कर दिया था। उस्ताद ने कहा, बहुत खूब नायिका, मुझे खुशी है कि तुमने अपना वादा निभाया। साथ ही मुझे यह भी खुशी है कि तुमने जो इल्म मैंने तुम्हें दिया उसे खूब समझा और अपनाया। तुमने मेरी ख्वाहिश इस खतरे के बावजूद पूरी की। अंधेरी रात में आना आसान काम नहीं था, और फिर भी तुम आई। तुम निहायत बहादुर और परिमाण हो। मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारी शाइस्तगी की आजमाइश के लिए बुलाया था, और तुमने मेरी आजमाइश में कामयाबी हासिल की। नायिका ने खुशी से अपने उस्ताद से दुआ और बरकत ली, और फिर वो वापस उस रास्ते की तरफ चल पड़ी जहां उस चोर ने इंतजार कर रखा था। चोर वहां उसी जगह खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। नायिका की ईमानदारी को देखकर वो दंग रह गया। नायिका ने उससे कहा, मैंने अपने वादे के मुताबिक वापस आ गई हूं, अब ये सारे जेवरात तुम्हारे हैं। चोर ने अपने बर्ताव पर शदीद नदामत महसूस की। नायिका की सच्चाई और ईमान देखकर वो हथियार डाल बैठा और बोला, मुझे माफ कर दो, तुम्हारी मासूमियत ने मुझे अपनी बेटी की याद दिला दी। तुमने अपना वादा पूरा किया और अपने जेवरात मुझे देने आ गई। मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है। मैं लूट मार करना छोड़ दूंगा। मुझे अपना सबक मिल गया है, अब तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। नायिका वापस महल पहुंची और वो सब कुछ अपने शौहर को बता दिया कि उस्ताद ने उसे किस तरह आजमाया था। कहानी खत्म हुई। इस कहानी में बहुत से अच्छे किरदार थे, मगर उनमें सबसे बेहतर कौन था? वजीर ने तीनों भाइयों के सामने ये सवाल रखा। एक ने कहा, मेरे ख्याल से सबसे अच्छा आदमी बादशाह था, जिसने अपनी बीवी को उसके उस्ताद से मिलने की इजाजत दी, वही सबसे बेहतर था। हसन, तुम्हें क्या लगता है? हसन ने कहा, मेरे ख्याल में उस्ताद सबसे बेहतर थे, क्योंकि उस्ताद ने राजकुमारी के दिए हुए सभी कीमती तोहफे कबूल न किए और उसकी ली हुई तालीम की जांच करने के लिए उसकी आजमाइश ली। इसीलिए मेरे नजदीक उस्ताद सबसे बेहतर है। शहबाज ने कहा, मेरी राय है कि चोर ने जब तक मौका मिला चोरी करने के बावजूद नायिका को जाने दिया और बाद में उसने तौबा कर ली। मेरे हिसाब से चोर ही सबसे अच्छा था। वजीर ने कहा, तो तुम सब में से किसी ने भी नायिका को सबसे अच्छा करार नहीं दिया। हालांकि उसने सब नेक अमाल किए और अपने अच्छे सुलूक से अपने शौहर, अपने उस्ताद और यहां तक कि चोर को भी सुधार दिया और हालत को संभाल लिया। वजीर ने कहा, अच्छा, अब मैं चलता हूं। तुम लोग यहां हीरे के चोर का पता लगवाने आए थे, मगर मैंने तुम्हें कहानी सुनाकर रुखसत किया। कहते हुए वजीर वहां से चले गए। तीनों भाई हैरान थे कि वजीर वहां क्यों आए और आखिरकार उसने चोर को कैसे पहचान लिया। अगली सुबह वजीर बादशाह के पास गया। वजीर बादशाह के हुजूर हाजिर हुआ और बोला, मेहरबान हुजूर, मुझे मालूम हो गया है कि तीनों में से चोर कौन है। बादशाह खुश हुए और कहने लगे, बहुत अच्छा वजीर साहब, आपको मालूम हो गया तो बताइए, इन तीनों में से चोर कौन है? वजीर ने कहा, महाराज, सबसे छोटा भाई शहबाज ही चोर है। बादशाह ने पूछा, आप इतने इत्मीनान से ये कैसे कह सकते हैं? वजीर ने बादशाह को इन तीनों भाइयों के घर में होने वाली सारी बातें बताई और यह भी बताया कि उन्होंने तीनों से एक सवाल पूछा था और उसी सवाल के जवाब की बुनियाद पर उन्होंने चोर का तयन किया। वजीर ने कहा, महाराज, जब मैंने उनसे पूछा कि सबसे अच्छा आदमी कौन है, तो बड़े भाई हसन ने कहा कि बादशाह ही सबसे अच्छा है। दूसरे भाई नवाज ने कहा कि उस्ताद सबसे अच्छा है
लेकिन तीसरा भाई शहबाज ने कहा कि चोर ही सबसे अच्छा है। मुझे लगा कि शहबाज लालची है क्योंकि उसने चोर को अच्छा कहा, और मैं समझ गया कि शहबाज ही चोर है। दरअसल जो चोर होता है वही दूसरे चोर की तारीफ कर सकता है। बादशाह ने खुश होकर कहा, शाबाश वजीर साहब, बहुत खूब। मैं आपके जवाब सुनकर बेहद खुश हुआ। फौरन उन तीनों भाइयों को बुला लाया जाए। बादशाह के हुक्म पर तीनों भाई दरबार में हाजिर हुए। बादशाह ने सब बातों की तहकीकात के बाद कहा, मैंने नतीजा निकाल लिया है। दोनों हीरे हसन और नवाज के हैं, शहबाज के नहीं। यही मेरा हतमी फैसला है, क्योंकि शहबाज पहले ही अपना हीरा चुरा कर ले चुका है। फैसला सुनकर शहबाज समझ गया कि उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। वो बिल्कुल खामोश रहा और कुछ न बोल सका। उसने अपने भाइयों को बगैर कुछ कहे वही हीरा चुरा कर छिपा रखा था। शहबाज का चेहरा शर्म से झुक गया। मसला हल हो जाने पर हसन और नवाज ने बादशाह का शुक्रिया अदा किया और फिर वो अपने घर की तरफ रवाना हो गए। तीनों भाइयों ने इस वाकये के बाद कभी चोरी का तस्कीरा न किया और अपने वालिद की जायदाद को बतौर मामूल तकसीम कर लिया। वो बाहमी ताउन से अपने वालिद का कारोबार कई गुना बढ़ाकर खुशो खुर्रम जिंदगी गुजारने लगे।